14 फरवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अनजान कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अपनी जजमेंट सुनाई। एक अच्छी इंटरेस्टिंग जजमेंट है और ये शेड्यूल ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित है। इसमें अनजान कुमार जो था वो एक गया के रहने वाले लक्ष्मीकांत सहाय जो कि कास्ट से कायस्थ थे और उन्होंने शादी की एंजेला से जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी और ओरोन ट्राइब से, यानी कि वो शेड्यूल ट्राइब थी। उन दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी की और उसके बाद उससे पैदा हुए अनजान कुमार। अनजान कुमार ने शेड्यूल ट्राइब का कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया, ये कहते हुए गया में कि उनकी माता जो है मध्य प्रदेश से शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। उसके बाद बड़े होने पर अनजान कुमार ने सिविल सर्विस में अपीयर होने का फैसला किया। पहले अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुए और वो इंटरव्यू भी दिए। इंटरव्यू देने के बाद उनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। जब अपॉइंटमेंट नहीं दी गई तो उन्होंने जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया और कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहे डायरेक्शन दी जाए कि उन्हें अपॉइंटमेंट दी जाए। तो इस मामले में जब कोर्ट की तरफ जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया, चूंकि इसने जो है शेड्यूल ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट की बात कही हुई थी कि वो उससे बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंक्वायरी कराई गई उसमें जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट गलत माना गया, क्योंकि वो इंक्वायरी मध्य प्रदेश से होकर के आई थी। इसलिए अनजान कुमार ने फिर जबलपुर हाई कोर्ट, यानी मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर रिट फाइल की। सिंगल बेंच ने उसको सुना और उसको जो है डिसमिस कर दिया। फिर वो डिवीजन बेंच में सुना गया और वो डिसमिस हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये केस पहुंचा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो अनजान कुमार की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए उनका ये कहना था कि अनजान कुमार जो है लक्ष्मीकांत सहाय और एंजेला टिग्गा के शादी के बाद पैदा हुआ है और वो जो है डिजर्व करता है शेड्यूल ट्राइब का जो कास्ट सर्टिफिकेट लेना और उसके हिसाब से वो उस सर्विस में, यानी कि यूपीएससी की सर्विस में भी रिक्रूट किया जाए। अब उसका कहना ये था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है वो उसकी एब्सेंस में बनी है और नेचुरल जस्टिस का भी इसमें वायलेशन है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो ये इस तरह के जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं उसमें ये देखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति जिसने इंटरकास्ट मैरिज की है उसमें उनका बच्चा अगर जैसे महिला शेड्यूल कास्ट से है और पुरुष जो है फॉरवर्ड कास्ट से है, तो क्या उनका बच्चा जो है उसको डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ी है क्या? जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो डिसेबिलिटी नॉर्मली शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस तरह की जो डिसेबिलिटी उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्या उसको फेस करनी पड़ रही है? जबकि ये जो केस था इसमें यह था कि जो ट्राइबल क्षेत्र से महिला जो है वो फॉरवर्ड कास्ट के व्यक्ति के साथ चली गई और वहीं पर रही, तो उसका जो बच्चा है या उनका जो बच्चा है उसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी तो फेस नहीं करनी पड़ी। और अगर डिसेबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ रही है तो वो उन लोगों को अगर कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट बेनिफिट दिए जाएंगे तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रॉड होगा और जो एक्चुअल सोच के साथ वो प्रोविजन रखे गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा, कास्ट बेस्ड जो बेनिफिट डिसेबिलिटी के चलते दिए जाते हैं, वो एक तरफ से जो रियली जिनके लिए बना है उनको नहीं मिलेगा और एक तरह से उसका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन का वो डिफीट हो जाएगा। इस केस में कोर्ट ने जो पुराने केसेस थे
वो भी डिस्कस किए। जैसे वल्सम्मा पॉल का जो जजमेंट है, जिसमें जो कोचिंग यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो गया था, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास के जो क्रिश्चियन थे उनके साथ शादी की थी और उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन बाद में जो है उसकी जो अपॉइंटमेंट डिसमिस कर दी गई, क्योंकि उसका जो सर्टिफिकेट है वो बोगस माना गया, इस फ्रॉड माना गया, क्योंकि उसने उस तरह की जो डिसेबिलिटी जो होती है वो उसकी लाइफ में नहीं थी, और केवल शादी एक बैकवर्ड क्लास के आदमी के साथ कर लेने से या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ कर लेने से उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता। कोर्ट ने यह भी बताया कि देखिए, अगर मामला इससे अपोजिट होता, मान लीजिए कि कोई महिला होती और वो जो है ट्राइबल मेल के साथ शादी कर लेती, और उसके बाद वो अगर वहां आती है और उसके बाद आकर रहने लगे, और पूरा जो सोसाइटी है, विलेज कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद उस बात को विलेज रजिस्टर में भी उसको एंट्री करें, और उसके बाद एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हो, तब ऐसी कैंडिडेट में उस महिला को जो है ये माना जा सकता है कि उसको जो ट्राइब ने अपना लिया है और उसको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आगे से उसको अगर चाहे भले ही वो फॉरवर्ड कास्ट की हो, क्योंकि आगे की जिंदगी उसको उसी कम्युनिटी में गुजारनी है, और इसके चलते उसको वो बेनिफिट मिल सकता है। अगर उनके बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो ऐसी परिस्थितियों में रहेंगे तो उनको उस तरह की जो सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल डिसेबिलिटी उनके साथ रहेगी। तो ये जो अनजान कुमार थे, ये तो गया में रहे थे, पिताजी इनके फॉरवर्ड कास्ट के थे, तो वो ना तो उस ट्राइब जो ट्राइबल कम्युनिटी जहां पर रहती है उसमें रहे थे, ना उसको उस ट्राइबल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया था। जबकि अनजान कुमार की तरफ से जो आर्गुमेंट थे वो ये भी थे कि मुझे जो है उस कम्युनिटी से कभी निकाला नहीं गया था, मैं छुट्टियों में अपने जो ननिहाल है वहां जाता था और उनसे मेरे अच्छे टर्म्स थे। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि कभी कभी जाने से आप कोई जो ओवरऑल जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिसेबिलिटी की जो बात करते हैं, वो आप एक तरह से उसको ये नहीं कह सकते कि आपने वो फेस की है, क्योंकि आप तो एक बेहतर जगह पर बेहतर ढंग से और ट्राइबल कम्युनिटी से बाहर ही रहे हैं, और केवल कभी कभी कांटेक्ट बनाना या कभी कभी कहीं जाने से आप उस तरह के बेनिफिट इस कास्ट सर्टिफिकेट के साथ नहीं ले सकते। इस तरह के कास्ट सर्टिफिकेट को फ्रॉड कास्ट सर्टिफिकेट ही माना जाएगा, और इस तरह से कोई व्यक्ति अगर जिसके लाइफ में कोई डिसेबिलिटी इस तरह की नहीं हो, जो कि इन्विजन की गई है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी की रिजर्वेशन के हिसाब से, या जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या जो ऑब्जेक्टिव के साथ वो दिया गया है, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, और ऐसे मामले में किसी तरह का भी बेनिफिट कैंडिडेट को नहीं मिलना चाहिए।